Hello friends, good morning and welcome to my Commerce and Management Guru channel. I am Ashok Kumar Sahu. Here I am presenting you with another video of Corporate Accounting Part 2, and the topic for discussion is book building. This video is specifically meant for BCom students who have a paper in their semester exam. Many of my subscribers requesting me to explain in Hindi language also. Don't worry friends, मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो. सो लेट्स स्टार्ट. फंडामेंटल्स. एज वी नो दैट फॉर एवरी बिजनेस, for its smooth operation, funds plays a very important role, because for its better operation, fund is essential. Generally, every corporate sector, generally they raise funds through various forms, like by taking loan from banks or other financial institutions, or by issuing shares in the market, or by issuing debentures. So यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स है जहाँ पे कंपनी जो है वो अपना फंड जो है वो रेज कर सकता है. तो नेक्स्ट में जो लिखा है, इफ़ वन कंपनी, अगर एक कंपनी चाहता है कि उसका जो फंड्स जो है वो रेज हो आफ्टर इशूइंग शेयर्स इन द मार्केट, मार्केट में शेयर इशू होने के बाद उसका फंड रेज हो. तो अगर एक कंपनी अगर वैसा चाहता है तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक शेयर जो है वो कौन से प्राइस में इशू होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो उसके लिए दो ठो मेथड है. एक है आपका फिक्स्ड इशू मेथड और उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस मेथड, और फिक्स्ड रेट मेथड भी बोला जाता है. और सेकंड क्या है आपका बुक बिल्डिंग मेथड, और बुक बिल्डिंग मेथड को डिमांड रिकवरी डिस्कवरी मेथड भी बोला जाता है. तो इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ए फास्ट अगर हम देखेंगे फिक्स्ड इशू मेथड में, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्राइस जो है कितने, एक शेयर जो है कितने प्राइस में वो इशू होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है एट द बिगिनिंग स्टेज. वो स्टार्टिंग में ही वो फिक्स्ड रहता है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक शेयर प्राइस जो है वो कितने में इशू होगा. ठीक है. और सेकंड क्या है, बुक बिल्डिंग में क्या होता है, प्राइस फिक्स नहीं रहता है. यहाँ पे प्राइस जो है वो रेंज फॉर्म में रहता है. यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं रहता है, बट इसका क्वांटिटी जो है वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू होगा वो फिक्स्ड रहता है. ठीक है. तो जनरली क्या हुआ कि पहले जो होता था फिक्स्ड इशू प्राइस में बहुत सारे उसका डिसएडवांटेज था कि कोई कंपनी अगर फिक्स्ड प्राइस मेथड में अगर वो शेयर इशू करता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता था, कि जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया मेथड आया, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड. सो बुक बिल्डिंग मेथड क्या है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं. जनरली द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1995 एंड प्रेस्क्राइब इन सेबी गाइडलाइंस. बिकॉज हमें पता है कि जनरली कैपिटल मार्केट रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रिलेटेड, सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, जितना भी सेटलमेंट होता है वो सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू ही होता है. बिकॉज कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, बुक बिल्डिंग होता क्या है? It is a systematic process of generating, capturing and recording investor demand for share. इन्वेस्टर के डिमांड के हिसाब से जो शेयर का प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहता है. और इसको बोला जाता है इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस यूज बाय कंपनी रेजिंग कैपिटल थ्रू पब्लिक ऑफरिंग. यहाँ पे पब्लिक को ओपनली शेयर इशू किया जाता है. वहाँ पे शेयर जो इशू जो होता है वो रेंज फॉर्म में होता है. ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे कि वो कैसा इशू होता है. देखो यहाँ पे देखिए, सपोज एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ सपोज. तो आप सोचे कि मेरा जो शेयर जो है वो मिनिमम 100 प्राइस में, वो मिनिमम 100 जो रुपीज़ में है वो सेल हो मिनिमम, और उसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कितना है वो 150 और 150, उतना आपका मैक्सिमम प्राइस होगा. तो
ये जो मेथड्स जो है, मैं आपको बोला था कि बुक बिल्डिंग मेथड क्या है। अंडर दिस मेथड द इशू प्राइस इज इन द रेंज फॉर्म। यहाँ पे मिनिमम प्राइस एक तो होता है और एक होता है मैक्सिमम प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है। बाय यूजिंग दिस मेथड ए कंपनी जनरली फिक्स इट्स मिनिमम प्राइस, और मिनिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस भी हम बोलते हैं। एंड मैक्सिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कैप प्राइस भी हम बोलते हैं। सो फॉर इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक कंपनी जनरली हायरिंग अंडरराइटर्स। तो जनरली इसी शेयर कैसे इशू होगा उसके लिए जनरली क्या होता है, कंपनी का बहुत सारे काम होता है। उसके लिए वो क्या करता है, जनरली वो इन्वेस्टर बैंकर या फिर अंडरराइटर्स को वो अपॉइंट करता है, और यहाँ पे अंडरराइटर्स को कमीशन मिलता है कि वो गारंटी देता है कि हाँ आपका जो शेयर जो है, आपके कंपनी में जितना भी शेयर है वो सेल हो जाएगा। वो रिस्क कौन लेता है, अंडरराइटर लेता है। और बाय डूइंग दिस जनरली अंडरराइटर्स गेटिंग कमीशन, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस जो हम बोले थे कि 100 रुपया, तो 100 से नीचे नहीं होना चाहिए मेरा जो शेयर्स जो है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 150, ठीक है, 150 वो आपका रेंज है। मिनिमम है 100 और मैक्सिमम है 150। तो जब शेयर इशू किया गया, इशू करने के बाद पता चला कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो 130 रुपये में परचेज किए हैं। तो उसी के हिसाब से एक एवरेज कॉटअप लेते हैं जो कि आपका 130, जो कि फिक्स्ड करते हैं। मतलब इशू होने के बाद, शेयर इशू होने के बाद हम क्या करते हैं, फिक्स्ड प्राइस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कॉटअप प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कॉटअप प्राइस कैसे डिस्क्राइब होता है कि एक जो इन्वेस्टर्स जो है, मैक्सिमम इन्वेस्टर कितने प्राइस में वो परचेज किए हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे कि अगर सपोज हम फिक्स कर ले कि 130 प्राइस, मतलब 130 प्राइस जो इन्वेस्टर दिए हैं उनको हम शेयर अलॉट करेंगे, और 130 के नीचे जो भी शेयर्स जो इन्वेस्टर जो अप्लाई किए हैं शेयर इशू करने के लिए, तो इन लोग को हम कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइस कितना किए, 130। तो जो इन्वेस्टर 130 के नीचे जो किए हैं, जैसे कि कोई किया होगा 110 या फिर 120, 130, ठीक है। और कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जो कि क्वार्टर प्राइसेस ज़्यादा देते होंगे, 135 रुपया वो देते होंगे या फिर 140 रुपीज़। तो यहाँ पे जितना भी डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि उनको तो हम अलर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर्स अगर 125 में वो अप्लाई किया है शेयर के लिए, तो हम इसको अलर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कट ऑफ प्राइस कितना है, 130 है। तो जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑलरेडी क्या गया, इन्वेस्ट कर चुका है आपके शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो उसको भी आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके कट ऑफ प्राइस से वो कम डिमांड किया है। और एक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है जो कि 135 में आपका जो शेयर जो है वो बुक किया है शेयर परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 5 रुपया दिया है, ठीक है, सपोज वो 135 है, मतलब 5 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया गया है, उसी 5 रुपये को भी आपको रिफ़ंड करना पड़ेगा। ये जो रिफ़ंड जो प्रोसेस जो है, जनरली कंपनी के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि जितना इन्वेस्टर वो जो अप्लाई किए हैं सारे जिनको हम अलॉटमेंट नहीं देंगे, सारे इन्वेस्टर्स को पैसा को एक साथ रिफंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। तो वो क्या करता है, उसके लिए वो इंटरेस्ट देता है, ठीक है, इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिफंडेबल इंटरेस्ट। तो जनरली उसका भी नॉर्म्स होता है कि वो कितना, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना देगा। जनरली वो 15% देता है ऑन द रिफंडेबल मनी। तो रिफंडेबल मनी जितना वो पैसा देने वाला है ड्यू टू नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो कितना होना चाहिए, 15% होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिफंडेबल मनी, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। तो देखो दोस्तों, उसका स्टेप 1 क्या होता है, हायरिंग अंडरराइटर
और इन्वेस्टर बैंकर। जनरली कंपनी पहले क्या करता है, मैं आपको बोला था कि कंपनी का बहुत सारे काम होता है, तो जनरली वो क्या ढूंढता है, एक गारंटर या फिर एक एजेंट को वो ढूंढता है कि जैसे कि उसका जो शेयर जो है वो इजीली सेल हो जाए मार्केट में, उसको कुछ टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, ऑन राइटर को वो हायरिंग करता है, आइदर वो ऑन राइटर हो या फिर इन्वेस्टर बैंकर हो, और इसको हम एजेंट भी बोल सकते हैं। हायर करने के बाद हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर बीडिंग करते हैं। मतलब हम क्या किए, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में आप देखिए, मिनिमम प्राइस हम फिक्स किए 100 रुपीज़ और मैक्सिमम प्राइस हम कितना फिक्स किए 150। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस, और आपके मैक्सिमम प्राइस जो है आपका क्या है, आपका कैप प्राइस। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या है और मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है वो हम वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्स शेयर प्राइस। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो अपना जो शेयर जो है वो हम क्या करेंगे, मार्केट में इशू करेंगे। तो इशू करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि 130, प्रीवियस स्लाइड आप देखिए, 130 हम क्या किए, डिसाइड किए एक एवरेज प्राइस, कि यहाँ पे इसी प्राइस में बहुत सारे इन्वेस्टर परचेज किए थे। तो 130 प्राइस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस। तो कट ऑफ प्राइस को हम क्या बोले, वहाँ पे डिसाइड होता है स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या होता है, बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। तो आप जो 130 रुपी जो आप कट ऑफ प्राइस जो आप फिक्स किए हैं, वो कौन से बेसिस में किए हैं, आप एवरेज प्राइस में लिए हैं या फिर ज़्यादा इन्वेस्टर्स वो 130 रुपीज़ में परचेज किए थे इसलिए आप वो फिक्स किए थे। तो वो आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, आप ओपन करेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन इन्वेस्टर को क्यों मिला है और बाकी इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं मिला है। ये जो है वो वहाँ पे ओपन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट। तो यहाँ पे जो अपने कटअप से जो अपने मिनिमम जो कटअप जो प्राइस जो है वो पेमेंट किए हैं, उन लोगों को वो क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे। और जो लोग कटअप प्राइस से कम जो लिए हैं, जो प्राइस जो शेयर्स जो है वो बुक किए हैं, उन लोग को हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। मैं आपको बोला था जो रेट ऑफ, अगर वो रिफंड अगर आप नहीं कर सकते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। कितने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 15% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसको आप सेटल करेंगे। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला उन लोग को हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। अगर रिफंड नहीं कर पाए तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के हिसाब से उनके रेस्पेक्टिव रिफंडेबल मनी के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। तो ये है उसका फंडा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो चलो कुछ MCQ भी डिस्कशन कर लेते हैं बुक बिल्डिंग का। लेट्स स्टार्ट। MCQ पार्ट ऑफ बुक बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 1। Here, minimum number of days for which a bid should be remain open during book building. So here the options are 3 days, 13 days, 7 days, 30 days. So यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 3 days होगा। ठीक है, मिनिमम 3 days जो क्या होता है वो ओपन होता है इन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। और एक सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, बुक बिल्डिंग इज मैनेज बाय द रजिस्टर एंड बुक रनर, लीड मैनेजर, बुक रनर एंड लीड मैनेजर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई रजिस्टर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑप्शन भी हम कैंसिल कर देते हैं। और एक है यहाँ पे बुक रनर एंड लीड मैनेजर। तो जनरली बुक रनर तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी आपका कैंसिल है। रजिस्टर का तो कोई काम नहीं है, ऑप्शन ए भी कैंसिल। तो आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीड मैनेजर। जनरली बुक बिल्डिंग इज मैनेज बाय द लीड मैनेजर ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्राइस डिसाइडेड इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज व्हाट। मैं आपको बोला था कि जो फाइनल प्राइस जो फिक्स किया जाता है, जो कि मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस के बीच में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, नॉमिनल प्राइस। द करेक्ट आंसर विल बी कट ऑफ प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। और कैप प्राइस का मतलब क्या है, कैप प्राइस को हम मैक्सिमम प्राइस भी हम बोलते हैं, और मिनिमम प्राइस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस बोलते हैं।
ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द लोएस्ट प्राइस एट व्हिच एन इन्वेस्टर कैन प्लेस ए बीड इज नोन एज व्हाट? मिनिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, both A and B. So here the answer will be both A and B, that is option number D. क्योंकि मैं आपको बोला था मिनिमम प्राइस एंड कैप प्राइस जो है, सॉरी मिनिमम प्राइस एंड फ्लोर प्राइस जो है वो एक ही बात है। मिनिमम प्राइस को हम फ्लोर प्राइस भी हम बोलते हैं। तो ये तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम गैप बिटवीन फ्लोर एंड कैप प्राइस शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे और एक फंडामेंटल चीज़ है दोस्तों, जो हम मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो करते हैं उन दोनों का जो गैप जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द SBI गाइडलाइंस। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा 20% है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20% होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेट एट विच ए कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन रिफंडेबल मनी टू द इन्वेस्टर ड्यू टू नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मैं आपको बोला था प्रीवियस स्लाइड में दोस्तों, यहाँ पे आप जो इन्वेस्टर जिनको आप अलर्ट नहीं किए हैं शेयर्स, उन लोग को आपको रिफंड तो करना पड़ेगा। तो अगर आप रिफंड कर रहे हैं, अगर रिफंड नहीं कर पाते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको। तो इन्वेस्टर विल गेट इंटरेस्ट। तो कितने रेट में मिलेगा वो? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिफंडेबल मनी। उनको जितना पैसा देने वाले थे उसी में से, उसी रिफंडेबल मनी के हिसाब से हम उसको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम पेमेंट करेंगे। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15%। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।